दोस्तों स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 2026 के इस मॉडल पेपर के जरिए आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर इसके बाद 11 से लेकर 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना होगा। फिर इसके बाद 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट होगा जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। और फिर इसके बाद जो है आपका 27 से लेकर 23 तक लघु उत्तरीय सेकंड होगा जिसका उत्तर आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होगा। फिर 31 और 32 नंबर क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा। तो इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न है जो डिवाइड किया गया है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। तो जो सोवियत संघ है वो विघटन क्या हुआ, मतलब बटा क्यों था, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा कमेंट करके आप भी बताइएगा। तो पहला पॉइंट इसमें यह है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। क्या ये कारण सही है। अगला है प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। क्या ये भी सही है। उपभोक्ता वस्तु की बड़ी कमी हो गई थी या उपयुक्त सभी। इसमें आप सभी का जवाब होगा उपयुक्त सभी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सोवियत संघ के कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय सदस्य नहीं था। तो जो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी तो इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, कौन आसियान का सदस्य नहीं था। तो 1967 के टाइम पे भारत आसियान का सदस्य नहीं था। इसमें राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 16.52% मताधिकार किसके पास है। तो यहाँ पे देखा जाए मताधिकार किसके पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है या फिर रूस के पास है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा ये जो है ये अमेरिका के पास है। ठीक है, लगभग 16.5% मताधिकार जो है ये अमेरिका के पास में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं चौथे पर। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग, इसे हिंदी में कहते हैं जो है भूमंडल का गर्म होना। ठीक है, किस प्रकार की समस्या है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस प्रकार की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है या फिर अंतर्राष्ट्रीय समस्या है या फिर देखा जाए ये स्थानीय और राष्ट्रीय समस्या है। तो ये किस प्रकार की समस्या होगी। तो भैया जो ग्लोबल वार्मिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि ग्लोबल की बात हो रही है और ग्लोबल में पूरी भूमंडल यानी पूरी अर्थ आ जाएगी और पूरी अर्थ पे पूरी दुनिया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। तो आइए इसका आंसर समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ खास किस्म के हथियार को बढ़ावा देना, क्या ये सही है। कुछ खास किस्म के हथियारों को इकट्ठा करना या फिर कुछ खास किस्म के हथियारों से बचना, क्या ये सही है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कुछ खास किस्म के जो हथियार होते हैं इससे बचने की प्रक्रिया को निरस्त्रीकरण कहा जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो जो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया था। तो जवाब होगा उद्योग पर बल दिया गया था। जो प्रथम है वो कृषि पे बल दिया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कृषि पे ज़्यादा योगदान दिया गया था और दूसरे वाले पे जो है उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। जिसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य
ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो यहाँ पे जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और यहाँ पे समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान में। ये कब हुआ था? 1965 में, 1966 में, 1971 में, या फिर 1972 में? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1966, बी वाला ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 में बांग्लादेश विभाजन हुआ था, मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश नया देश बना था, तो 1971 में बना था। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर जो है नीचे दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री थी। और जब भारत और पाकिस्तान में 1971 में युद्ध हुआ था, 1971 में, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 9, और 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1977 के समय निर्वाचन में किस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे? 1977 में एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक मत वोट प्राप्त थे? जनता पार्टी को, जनसंघ को, कांग्रेस को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को? तो 1977 की बात करें उस टाइम पे जनता पार्टी थी, और जनता पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 10 की। मंडल आयोग की स्थापना क्यों की गई? जो मंडल आयोग है इसकी स्थापना क्यों की गई? निर्धनता के कारण पता लगा, निर्धनता के जो कारण है उसको पता लगाने हेतु, या दलितों की संख्या को पता लगाने हेतु, या फिर शैक्षिक सामाजिक पिछड़ेपन के क्षेत्रों को पता लगाने हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मंडल जो आयोग है इसका जो स्थापना किया गया उसका इसलिए किया गया क्योंकि शैक्षिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है इसको पता लगाया जा सके, इसीलिए। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो है जब आप इसे पीडीएफ के रूप में प्राप्त करें तो आप इसको आसानी से रिपीट कर सकें, रिवीजन कर सकें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो आइए जानते हैं कैसे इसका आंसर लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर इसके 2 कारण बताइए, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तब जाके आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आसियान के 4 सदस्यों का नाम बताना है, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही यूनेस्को क्या है इसका पूरा नाम बताना है, 2 नंबर ऐसे ही मिलेगा। साझी संपदा संसाधनों का अर्थ बताना है, ये भूगोल में भी क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आ जाते हैं सीधा उत्तर पे हम लोग, और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? 2 कारण बताना है। तो जो यूरोपीय संघ है ये इसलिए किया गया, स्थापना की गई इसकी, कि यूरोप में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप में, उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, आर्थिक मदद किया जाए, ताकि जो है वो भी देश विकसित की श्रेणी में आ सके। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं तो जैसे आप हैं, ठीक है, आपका दोस्त होगा। अब आपका दोस्त जो है वो थोड़ा गरीब है और आपके पास मान लीजिए थोड़ा पैसा है, तो अगर आप अपने दोस्त का मदद कर देते हैं, अपने दोस्त का अगर आप मदद कर देते हैं तो कहीं न कहीं उसकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। तो जो सहयोग है, ये सहयोग की भावना क्या है, इसी को कहते हैं एक तरह से सहयोगी भावना। ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई वो इसीलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे जो यूरोपीय देश हैं उनका आर्थिक सहयोग आपस में हो सके, ताकि सब लोग विकास कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, सभी जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता होगा यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे दूसरा के बाद तीसरा युद्ध ना हो, ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए शांति बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो आप अगर समझ गए होंगे तो अपने शब्दों में आप अपना बना के लिखेंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना इसलिए की गई क्या, ताकि जो है अपने देश उसमें आपसी सहयोग स्थापित कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा, उनके बीच में शांति बने रहे, बाद भविष्य में कोई लड़ाई झगड़े ना हो या तृतीय विश्व युद्ध जैसी घटना ना घटे,
इसीलिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, ऐसे भी अपने सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आसियान के 4 सदस्य देशों का नाम बताना है। तो आसियान का जो 4 सदस्य देश हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पे भारत हो गया, फिर इसके बाद जो यहाँ पे म्यांमार है, इस प्रकार से ऐसे करके समथिंग देश हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा सिंगापुर, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपका थाईलैंड पड़ जाएगा, यहाँ पे मलेशिया पड़ जाएगा, ठीक है, छोटा सा मलेशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो भारत के पूर्व में देश हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है पहले पड़ेगा थाईलैंड, ठीक है, पहले थाईलैंड पड़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ नीचे मलेशिया पड़ेगा, फिर नीचे सिंगापुर पड़ेगा, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से देश हैं। तो भारत के जो पूर्व में देश हैं वही देश आसियान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 4 देश हैं आराम से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। 13 है यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम बताना है। तो यूनेस्को देखिए, इसको ऐसे भी ले सकते हैं यूनेस्को, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा पूरा नाम इंग्लिश में इसका है। इसका जो पूरा नाम है वो यहाँ पे दिया गया है, आइए इसको देख लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है और ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में काम करता है। ये तो हो गया इसका जो है क्या काम करता है, ये क्या है यूनेस्को, तो इसके बारे में होगा जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र को कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसका तो परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे नीचे इसका पूरा नाम देख पाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, यूनाइटेड ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल लिख सकते हैं, एजुकेशनल साइंटिफिक, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। साझी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ है। साझी लिखा है, संपदा लिखा है, संसाधन लिखा है, 3 सेंटेंस है। साझी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई एक किताब खरीदा, ठीक है, आपने कोई किताब खरीदा, उस किताब को आपने आधा आधा कर लिया। आधा आधा करने का मतलब फाड़ के आधा नहीं, आधा आधा मतलब आधा आधा दाम चुका दिए हैं, और फिर इसके बाद जो है वो आप आधा आधा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि 15 दिन वो पढ़ रहे हैं, 15 दिन वो पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। तो जो आपने पैसा लगाकर एक वस्तु साझा में खरीदा है वही आपका साझी के नाम से जाना जाता है, और जो वस्तु है वो क्या हो जाएगा, संपदा हो जाएगा। तो ऐसा संसाधन, ऐसा संपदा है जिसमें कई लोग का साझा होता है। जैसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें कई देश मिलकर उपयोग करते हैं या फिर कई लोग मिलकर उपयोग करते हैं, जिन पर किसी एक देश का पूरा अधिकार नहीं होता, उसमें कई लोग का अधिकार होता है, उसे हम साझी संपदा संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कि समुद्र हो गया, वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो समुद्र हो गया वो सबका साझा संपदा है, किसी एक देश का समुद्र नहीं है। दूसरा, वायुमंडल, वायु सब ले रहे हैं, वायु सब, ऑक्सीजन सब ले रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जो वायु है वो वायु कहीं न कहीं सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो किसी एक का नहीं है, वहाँ सभी के देश के लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर चले आते हैं, तो वो साझी संपदा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्वीकरण के 2 कारण बताइए। वैश्वीकरण क्या होता है। यहाँ पे वैश्वीकरण जो लिखा गया है सेंटेंस को, बस आप इतना समझिए कि कोई एक अपना वस्तु हो या कोई भी अपनी संस्कृति हो या कोई भी ऐसी जो है चीज़ हो, उसको बहुत सारे देशों में फैला देना, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें 2 कारण बताना कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो परिवहन और संचार तकनीकी के विकास में दुनिया जुड़ गई है। जैसे जैसे परिवहन, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, तो एक देश से दूसरे देश में जाने में आसानी हो गई, नहीं तो पहले लोग समुद्र के रास्ते से जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संचार है, उस संचार के माध्यम से वैश्वीकरण जो है आसान हुआ है, तो इसका एक कारण हो जाएगा। दूसरा है
देश में व्यापार और निवेश की खुली नीतियां लागू हुई हैं। भाई सिंपल सी बात यह है कि देश में एक दूसरे देश से जो व्यापार होता है, उस व्यापार से लोग बहुत सारे देश आके, जैसे चाइना वाले हैं भारत में जाकर अपना व्यापार करते हैं, चाइना वाले भारत में अपना बिजनेस करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैश्वीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो फिर इसके बाद कौन कौन सी चुनौतियां आई थी वो समझते हैं। तो उसमें पहले जो चुनौती थी वो थी रियासतों का एकीकरण करना। रियासत का एकीकरण का मतलब ये है कि रजवाड़े शासन थे, पहले राजा हुआ करते थे, जब अंग्रेज थे तो रजवाड़े शासन भी हुआ करते थे। अब उन रजवाड़े शासन को अंग्रेज जब यहाँ से गए थे भारत को छोड़कर आज़ाद करके, तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो राजा हैं वो राजा अपने स्वेच्छा से, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते हैं या चाहे वो इंडिया में जा सकते हैं, ये उनकी आज़ादी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर जो है रजवाड़े शासन पाकिस्तान में चले आते तो भाई दिक्कत हो जाती। पूरा का पूरा जो है रजवाड़ा शासन जो है कहीं कहीं आंध्र प्रदेश का है, तो कहीं राजस्थान का है, तो कहीं मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में होते हैं। तो इस प्रकार से जो है रजवाड़े शासन को भारत में एकीकरण करने की प्रक्रिया वो यहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले जो देसी रियासतें थी, यानी जो रजवाड़े शासन थे, उनको भारत में विलय किया गया, आपस में मिलाया गया। ठीक है, ये काम किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम पे मिलाने के लिए। फिर इसके बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, मतलब जनता सरकार चुने और सरकार देश के लिए काम करे, ये भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश में एक तो अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, और देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे देश को एक करना और उसको जो है लोकतंत्र स्थापित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य के नाम बताइए। जो सुरक्षा परिषद है उसके 2 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका और रूस है। शक्तिशाली देश हैं अमेरिका और रूस, और कुछ अन्य देश है जैसे चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इस प्रकार से कुल मिला के 5 अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। तो पांचों में से 2 पूछा गया है, 2 आपको लिखना है। ठीक है, अमेरिका है, रूस है, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। पांचों में से 2 आपको लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, और 18 कह रहा है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 2 कारण बताइए। 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये क्यों किया गया था, आइए इसके 2 कारण जानते हैं। तो सबसे पहला है देश में बढ़ती अराजकता और राजनीतिक अशांति। अराजकता का मतलब ये है कि जगह जगह उपद्रव किए जा रहे थे, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जगह जगह धरना किया जा रहा था, ये अराजकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक अशांति। राजनीतिक अशांति का मतलब ये कि राजनीति में शांति नहीं थी, बहुत सारे लोग जो है नेता, जो विपक्षी पार्टी थे, वो आंदोलन कर रहे थे, और जो है जो सरकार में थी उसकी निंदा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक अशांति थी। यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा था और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है खराब हो चुकी थी, इसको सुधारने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, थोड़ा सा कलर लेते हैं ब्लू तो आपको समझ में आएगा, और ये क्यों चलाया गया था। तो आ जाते हैं ब्लू स्टार पे, क्या समझते हैं इसको। देखिए 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान, जैसे कि आपने ऑपरेशन जो है सिंदूर का नाम सुना होगा, अभी हाल ही में चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहाँ पे भारत के सैनिकों ने जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया था। ऐसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ये जो है ये एक सैन्य अभियान था, और इसमें पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकवादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में जो है आतंकवादी अटैक कर दिए थे, तो उनको हटाने के लिए, मारने के लिए जो है ये चलाया गया था 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आराम से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 2 राज्य के नाम बताना है। तो भारत के पूर्वोत्तर में जो है इस प्रकार से, अगर मैं थोड़ा सा नक्शा अगर आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे समथिंग जो है इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए 7 स्टेट हैं, यहाँ पे 7 स्टेट हैं। ठीक है, इन्हें 7 स्टार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है इस प्रकार से समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा आपका नागालैंड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पड़ेगा मणिपुर, फिर ये आपका हो जाएगा मिजोरम, और फिर हो जाएगा त्रिपुरा, फिर यहाँ पे बीच में मेघालय, और बीच में यहाँ पे असम हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 स्टेट हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, ये 7 स्टेट हैं। अब पूर्वोत्तर राज्य में 7 स्टेट आपको दिखाना है, तो 7 स्टेट में से 2 स्टेट आपको बताना है। तो कोई भी स्टेट आप भर सकते हैं। असम ऐसा इसमें राज्य है जो यहाँ पे सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश या बाकी यहाँ पे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम इसमें नहीं है। सिक्किम यहाँ पे लिखा नहीं, गलत है, सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है। तो उसमें आप इसमें 7 स्टेट हैं, इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे जो इसके बाद जो है क्वेश्चन आएगा वो है लघु उत्तरीय फर्स्ट। इसके लिए आपको उत्तर लिखेंगे तो 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन इसका उत्तर जो है आपको अगली वीडियो में कवर करेंगे, ताकि जो है आप बोर ना हो और आसानी से कवर कर पाएं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।